दोस्तों, कोरोना की महामारी का सभी को पता है। पूरे देश में महामारी चल रही है और सारी तरह के इंडस्ट्री और बिजनेस डाउन आ चुके हैं। लगातार 2020 जो आया है, तो जनवरी से ही ये मुसीबत चली आ रही है और 22 मार्च को इंडिया में लॉकडाउन हो गया था। उसके मद्देनज़र, कोविड-19 के मद्देनज़र सारी इंडस्ट्री, हर टाइप की इंडस्ट्री को सेटबैक लगा है। रियल एस्टेट, होटल इंडस्ट्री, छोटे छोटे व्यापारी, छोटे छोटे कारीगर, छोटे छोटे टेलर, कपड़ा बेचने वाले, फुटपाथ पे काम करने वाले सभी के ऊपर कोरोना का इफ़ेक्ट पड़ा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो उसके चलते बैंक लोन सभी ने लिए हुए थे और उसकी ईएमआई ड्यू थी और ईएमआई भरना मुश्किल था। होटल इंडस्ट्री वाले, उन्होंने भी केस कराया, सुप्रीम कोर्ट में अपना वकील खड़ा करा है। रियल एस्टेट सेक्टर ने अपना वकील खड़ा करा है। तो इसी तरह सभी जो व्यापारी हैं, हर तरह के व्यापारी ट्रेडर्स ने अपना राहत कोर्ट के थ्रू लेने की बात करी थी। कोर्ट ने 20 सितंबर की पेशी में उन्होंने 2 महीने का मॉरेटोरियम 60 दिन का दिया है, लेकिन अभी 1 साल उन्होंने मांगा है, 1 साल का मॉरेटोरियम, लेकिन कोर्ट ने नहीं दिया। अभी तक अगली पेशी है 28 सितंबर, तो उसमें वो क्या फ़ैसला करते हैं ये नहीं पता है, लेकिन मॉरेटोरियम देने पर सुप्रीम कोर्ट हिचकिचाहट कर रही थी। उनका ये कहना था कि अगर 2 साल का मॉरेटोरियम दे देंगे तो बैंकिंग इंडस्ट्री फेल हो जाएगी, बैंकिंग बैठ जाएगी। अगर उनके पास लोन की किस्त ना आई, इंटरेस्ट ना आया, तो वो एफडी के ऊपर, सेविंग बैंक के ऊपर, रेकरिंग डिपॉजिट के ऊपर ब्याज कैसे देंगे? क्योंकि कस्टमर्स का ड्यूल पॉलिसी है। अगर उसने लोन देना है तो वो ईएमआई डेफरमेंट मांगता है। अगर उसकी एफडी है तो वो कहते हैं 1 दिन का ब्याज भी बैंक को नहीं छोड़ता, बैंक की कंप्लेंट कर देता है और अपनी पेनल्टी भी ले लेता है, इंटरेस्ट भी ले लेता है। तो इसके चलते गवर्नमेंट ने सोचा, तो इसका राज्यसभा में कल बिल पास हुआ है। निर्मला सीतारमन जी ने इंडियन बैंकिंग सॉल्वेंसी एक्ट को अमेंडमेंट के संशोधन किया है और 26 जून का जो अपना आदेश है उसके तहत उसको बढ़ाकर इस बिल को पास किया गया है। दूसरा है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में अमेंडमेंट, दोनों ही पास हो गए हैं। राष्ट्रपति के साइन अभी नहीं हुए हैं। देखो भाइयों, मैं ऐसे कह दूं कि कानून बन गया है, सारा कुछ हो गया है, ऐसा नहीं है। राज्यसभा से बिल पास हो चुका है और इसके ऊपर राष्ट्रपति के साइन जब तक नहीं होते इसको कानून नहीं माना जाता। राष्ट्रपति इस बिल के ऊपर पास करके साइन करेगा तो उसके बाद ये कानून बैंकिंग इंडस्ट्री को लेटर जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के थ्रू। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां, फाइनेंस कंपनी जितने भी हैं, सभी को ये मैसेज चला जाएगा। और जितने लोग परेशान हैं, ईएमआई नहीं दी है, ईएमआई के ऊपर पेनल्टी लग रही है, ईएमआई के बैंक क्लीन ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट लगा रहा है 20%, 21% और 22%। तो 21%, 21% इंटरेस्ट लग रहा है क्लीन ओवरड्राफ्ट का, जो एनपीए बन चुके हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये रिलीफ दे दिया है कि 31/8 के बाद, 31/8 तक जो एनपीए बन गया वो एनपीए, 31/8 के बाद जो एनपीए, बैंक एनपीए नहीं बना सकता किसी अकाउंट को। तो इस तरह ये राज्यसभा में जो बिल पास हुआ है, ये इंडस्ट्री के लिए, होटल इंडस्ट्री एसोसिएशन के लिए, रियल एस्टेट सेक्टर के लिए, जिन्होंने पर्सनल लोन लिए हैं, सभी तरह के जो हाउस लोन हैं, कार लोन हैं, सभी तरह के जो लोन हैं, उनके ऊपर एक रिलीफ है। और सभी को आज खुशी की लहर होगी, क्योंकि जो भाई बहुत टेंशन में थे, रात को पैग लगा के सोते थे, नींद की गोली खा कर सोते थे, उनके लिए रिलीफ है। अब आपको रात को नींद आ जाएगी, पैग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा है भाइयों, देखो जिनके पास पैसा है वो तो ज़रूर जमा करवाएं, क्योंकि देश चलेगा तभी अगर आप टाइम पर किस्त जमा करवाएंगे। लोन का बेनिफिट लेके, बैंकिंग लोन का बहुत लाभ है, उसका लाभ आपने उठा लिया, सस्ता लोन है, तो आप उसको वापस करने में ही फ़ायदा है। दूसरी बात है, जो लोन के ऊपर इंटरेस्ट है,
और पेनल्टीज़ है वो बैंक लगाएगा, फाइनेंस कंपनी भी लगाएगी, उनको ये अथॉरिटी है। गवर्नमेंट ने उनको ये बात पर मना नहीं करा है। कुछ बैंक चेक बाउंसिंग चार्जेस भी लगाते हैं। आपका चेक बाउंस हो गया, 250 रुपया, कोई 150 रुपया लेता है, कोई 250 रुपये लेते हैं। चेक वापसी, चेक रिटर्निंग चार्जेस, तो ये भी है। तो सारा कुछ, जिनके पास पैसा है, जो पैसा मैनेज कर सकते हैं, वो अपने टाइम पर भुगतान करें। जो नहीं कर सकते, जिनकी हालत खस्ता हो गई है, घर का रोटी चलाना, बच्चों की पढ़ाई करना, बच्चों की फ़ीस देना, बीमारी का खर्चा आ गया है, तो उन लोगों के लिए ये रिलीफ की बात है। जो फाइनेंस कंपनी से जिन्होंने लोन लिया है और जिन्होंने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से लोन लिया है, इधर उधर से क्रेडिट कार्ड का लोन लिया है। क्रेडिट कार्ड देखिए ऐसे होता है, क्रेडिट कार्ड के बारे में सवाल लोग पूछते हैं कि क्रेडिट कार्ड जो है अदरवाइज़ वो लोन नहीं है। लेकिन अगर आपने क्रेडिट कार्ड का बैलेंस पे नहीं कर सका और आप जाके बैंक में उसको या नेट बैंकिंग के थ्रू उसको अवेलेबिलिटी पर जाकर उसको लोन में कन्वर्ट करा देते हैं और उसकी ईएमआई बनवा लेते हैं, तब राज्यसभा का ये बिल ईएमआई आपके ऊपर भी लागू हो जाएगा। और उसमें सिबिल स्कोर भी ठीक हो जाता है भाइयों, आपको ये पता है। क्योंकि अगर आपने क्रेडिट कार्ड का नहीं पेमेंट करी तो आप डिफ़ॉल्टर हैं। अगर आपने बैंक में लोन लेके उसका लोन बनवा के उसकी ईएमआई बनवा ली है तो आप डिफ़ॉल्टर से बाहर निकल जाएंगे। ये भी एक तरीका है। तो मेरा सभी को बताने का ये पर्पस था कि जिन्होंने फाइनेंस कंपनी से लोन लिया है और बैंक से लोन लिया है तो उन्होंने 4-4 चेक दिए हुए हैं। तो चेक क्या है, बैंक अब दबके मार रहा है, कुछ लोगों को डरा रहा है, धमका रहा है, मसल मैन भेज रहा है, कानून का डर देता है, पुलिस का डर देता है, कोर्ट केस का डर बता रहा है। तो उसमें क्या है कि ये राज्यसभा में जो बिल पास हुआ है तो उसके बाद आपको किसी तरह का कोएर्सिव मेथड, किसी तरह की ज़बरदस्ती धमकाने का काम बैंक ख़त्म कर देंगे। बैंक के ऊपर ये सर्कुलर चला जाएगा तो ये आपके ऊपर किसी तरह का दबका नहीं मार सकेंगे, आपको लीगल नोटिस भी नहीं भेज सकेंगे, आपको बैंक का नोटिस भी नहीं भेज सकेंगे। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने तो शायद एसएमएस भी इनको मना कर दिया है कि जिनकी ईएमआई ड्यू हो चुकी है उनको एसएमएस भेजना भी मना है। सिर्फ टेलीफोन पे आपको रिमाइंड करा सकते हैं कि आपकी किस्त ड्यू हो गई है, आप बैंक में आके जमा करवाइए। अगर आपकी हालत ठीक है तो आप जाके जमा करवाइए, नहीं है तो आपका ये बिल आपका सहारा है। पहले तो ये समझिए कि पहले हमारा कानून इस बिल के पास होने के पहले क्या है। जिन्होंने चेक दे रखे हैं फाइनेंस कंपनी को, 4-4 चेक हैं, तो फाइनेंस कंपनी जो है वो क्या करेगी कि एक चेक जो है आपका भर लेगी। मान लीजिए आपने 50,000 लिया, वो ब्लैंक चेक है तो 1.5 लाख भर के वो बैंक में लगा देगी और वहाँ से ऑब्जेक्शन लग जाएगा, इनसफिशिएंट फंड का ऑब्जेक्शन लग जाएगा। तो वो 2 सेक्शनों में आपके ऊपर केस लगा सकती है। एक तो सेक्शन 138 बैंकिंग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो बैंकिंग का, जो इंस्ट्रूमेंट का, चेक का, बैंकर चेक ड्राफ्ट का जो एक्ट बना हुआ है सेक्शन 138 के तहत वो केस लग जाएगा। दूसरा है 420 का केस जो है ये भी बनता है धोखाधड़ी का, कि इसने कंपनी को धोखा दिया है, इसका तो बैंक में बैलेंस ही नहीं है। तीसरा है अगर बैंक ये कंपनी को लिख कर दे दे कि इसके 1 साल में इतने चेक मुड़े हैं ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड। चेक रेफर रजिस्टर होता है बैंक में, उसमें वो एंटर हुआ होता है कि इस अकाउंट से कितने चेक इनसफिशिएंट फंड्स के कारण मुड़ चुके हैं, पैसा ना होने के कारण खाते में मुड़े हैं। तो वो अगर बैंक लिख कर देगा और कोर्ट में प्रोड्यूस कर देगा तो आपको प्रोफेशनल चीटर डिक्लेयर किया जाएगा। ये भी कानून में प्रावधान है, ये कोई यूट्यूबर आपको नहीं बताएगा। प्रोफेशनल चीटर हो जाता है। मान लीजिए 1 साल में किसी पार्टी के 10 चेक मुड़ चुके हैं और बैंक लिख के दे रहा है कि इस नंबर का चेक इस डेट को हमने मोड़ा है और 10 बार इसके चेक मुड़ चुके हैं, तो प्रोफेशनल चीटर डिक्लेयर हो जाएगा। अगर वो कोर्ट में हाजिर नहीं होता तो भगोड़ा हो जाएगा, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर पीओ जिसको कहते हैं वो डिक्लेयर हो जाएगा। और उस केस में क्या है कि फाइनेंस के एक्ट में जो है कि 2 साल की कैद है
और जितनी अमाउंट का चेक का उसका डबल पेमेंट है। मान लीजिए 1.5 लाख का चेक लगाया था तो 3 लाख भी देना है या 2 साल की कैद है। और दूसरा भी है कि कोर्ट दोनों पनिशमेंट कर सकती है, 3 लाख भी ले सकती है और 2 साल की कैद भी कर सकती है। तीसरी बात इसमें यह है कि अगर आप पेशी पे हाजिर हो जाते हैं तो जितनी अमाउंट का चेक लगा है उसका 20% 5वां हिस्सा आपने कोर्ट में जमा करवाना है पहली पेशी पर। तो इसलिए ये प्रोविज़न चला आ रहा है, बहुत हाई प्रोविज़न। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्टों को आदेश दे दिया है कि फाइनेंस का केस का फैसला 4 महीने के अंदर अंदर करना है, क्योंकि फाइनेंस के केस बहुत लटक रहे हैं कोर्टों में, सारी कोर्टें भरी पड़ी हैं। रिश्तेदार को पैसे उधार दे दिए, उसने चेक पकड़ा दिया लेकिन पैसे वापस नहीं कर रहा है, तो केस लगाना पड़ा। बैंकों सारे पर्सनल लोन के केस खड़े हैं, सारे सुबह कोर्ट में जाओ तो लाउड स्पीकर पर वो आवाज़ें लगाते हैं, बैंक का नाम, फाइनेंस कंपनी का नाम ही बोलते हैं। तो इस हालात में सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दे दिया है कि कोई भी केस जो है 4 महीने से ज़्यादा नहीं लटकना चाहिए। तो ऐसे आदेश हैं। तो पहले ये लेकिन राज्यसभा का बिल पास होने के बाद 1 साल तक उसमें लिखा हुआ है 30 सितंबर 2021 तक ये प्रोविज़न लागू रहेगा और आपको कोई भी बैंक ज़बरदस्ती नहीं करेगा, कोई भी ईएमआई नहीं मांगेगा। और ब्याज पर ब्याज का जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस लगा हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी बैंक आपसे नहीं लेगा। तो ऐसा ही है। तो मेरी पिछली वीडियो में जब मॉरिटोरियम के ऊपर मैंने डाला है तो उसमें कुछ कमेंट्स आए हैं कि हमारे को 22% इंटरेस्ट लग रहा है, तो वो भी आपका ठीक हो जाएगा। उनको आप जाके ये दिखाइएगा तो ऐसे हो जाएगा, क्योंकि क्लीन ओडी का इंटरेस्ट ले रहे हैं, एनपीए डिक्लेयर नहीं कर सकते तो इसलिए नॉर्मल इंटरेस्ट लगेगा। जैसे फाइनेंस कंपनी है, कोई बजाज फाइनेंस कंपनी, रिलायंस कंपनी, ऐसी ऐसी कंपनी से जिन्होंने लोन लिया है उनके ऊपर भी ये लागू है। तो जिन्होंने ऐप्स पर लोन लिया है, डिजिटल बैंकिंग के थ्रू लोन लिया है, ये सभी के ऊपर लागू हो जाएगा। ये बिल ऐसा है, तो इसलिए आप निश्चिंत हो जाइए, एंजॉय करिए और अपने अगर जिनके पास पैसा है वो उसको जमा करवाइए। तो मैं इतना ही बताना चाहता था कि ईएमआई मॉरेटोरियम जो है एक किस्म का बिल पास हो चुका है। 1 साल का रिलीफ आपको मिल जाएगा, 2-4 दिन में राष्ट्रपति के साइन हो जाएंगे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बैंकों को लेटर कर देगा और उनको निकाल देगा लेटर, और फाइनेंस कंपनीज़ को। तो ऐसे ही जो सभी के पास ऐसी न्यूज़ आ जाएगी तो आपको रिलीफ मिलेगा, आपको कोई प्रेशराइज नहीं करेगा। किसी तरह का खुसरे भेज देना घर में, मसल मैन भेज देना, ऐसे ऐसे तरीके प्राइवेट बैंक इस्तेमाल करते हैं, तो सारा कुछ आपको नहीं कर सकेंगे। अगर वो करते हैं तो आप पुलिस को रिपोर्ट करें, गवर्नमेंट को रिपोर्ट करें, तो आपके ऊपर ऐसा नहीं होगा। और चेक बाउंसिंग चार्जेस के बारे में भी लिखा है, सारे बैंक बाउंसिंग चार्जेस लगाते हैं लेकिन आप उसके बारे में भी उनसे बात करके वो माफ़ करवा सकते हैं, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ईएमआई रिलीफ दे रही है तो वो सरकारी तौर पे आप किस्त लेट कर रहे हैं, तो आपका चेक लगा है पहले का दिया हुआ चेक अगर मुड़ता है तो बाउंसिंग चार्जेस भी एग्जेम्प्ट करवा सकते हैं, इन राइटिंग दे के, आप अंडरटेकिंग दे के कि मैं टाइम पर मैं इस एक्ट के मुताबिक काम कर रहा हूँ और टाइम पर मैं अगले सितंबर में किस्त जमा करवाऊँगा। तो इस हालात में कोई भी आपका क्लीन ओडी चार्जेस, कोई क्लीन ओडी इंटरेस्ट नहीं लगा सकता। तो इतनी सी इन्फॉर्मेशन मैंने आज के आपके साथ शेयर करनी थी। मुझे आशा है कि इस वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे और सब्सक्राइब का बटन भाइयों ज़रूर दबाया करो, लाल रंग का बटन है, कोई इसका बिल नहीं आता, कोई खर्चा नहीं है, तो इसको दबा दिया करो। आप भी दबाओ, अपने दोस्तों मित्रों से भी दबाओ, ताकि अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल के साथ आप जुड़ जाओ और जब भी मैं अगली वीडियो डालूँगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।